हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के जो चैप्टर ठोस अवस्था है जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, इसके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जो कि बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चंस है और ये एग्ज़ाम 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 12 में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, रवेदार और बेरवेदार ठोस में क्या अंतर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस भी कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। इसलिए आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसके अंतर को देख लेते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले लिखेंगे निम्नलिखित अंतर है। फिर एक और हम लोग करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, और इसके अंतर जितने भी हैं उन सारे अंतरों को हम लिख दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, जिसको हम लोग चित्र के अनुसार भी हम लोग समझेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, पहला इसकी ज्यामिति और आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि इसकी ज्यामिति आकृति क्या होती है, अनिश्चित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 3D में निश्चित है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ठीक है, लेकिन इसकी आकृति क्या है, अनिश्चित है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, दूसरा को इसका जो है अंतर, इसके दौर्णांक उच्च होते हैं, जबकि इसके दौर्णांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। यानी ये उच्च ताप पर क्या करता है, ये पिघलता है, और ये क्या होता है, निम्न ताप पर भी क्या होता है, पिघल जाता है। जैसा कि आप लोग हम इसको सिंबल के इंडिकेशंस में दिखाएं। तीसरा देखिए, ये वास्तविक ठोस कहलाता है और ये आभासी या काल्पनिक ठोस हो सकता है। ठीक है, ये रियल ठोस होता है और ये क्या होता है, वर्चुअल ठोस होता है। और चौथा इसका है हम लोग का, ये विषमदैशिकता प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिकता प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिकता कहने का मतलब कि ये अलग अलग बिंदुओं पर इसके जो गुण होते हैं ना, वो सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, जबकि समदैशिकता में क्या होते हैं, सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है। जैसे मान के चलिए रबर ले लीजिए, रबर को हम लोग जितना खींचते हैं और अगर उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो जिस बिंदु पर जलाएंगे वो आसानी से क्या होगा, जल जाएगा। और इसमें लकड़ी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जलाइएगा, यहाँ पर जलाइएगा, यहाँ पर जलेगा, तो इसका हर एक बिंदुओं पर जो गुणवत्ता होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए ये विषमदैशिकता का होता है और ये क्या होते हैं, समदैशिकता का होते हैं। पांचवा इसके अंतर है कि इसमें कणों की व्यवस्था नियमित और क्रमबद्ध होती है, जैसा कि ये चित्र में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये लगातार नियमित रूप से, और इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित और क्रमबद्ध नहीं होती, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे तैसे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में देगा तो आप लोग इसके 3 अंतर को लिखिएगा, और 5 मार्क्स में देगा तो आप लोग इसके पाँचों के पाँचों अंतर को लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अच्छा, इसके उदाहरण की बात किया जाता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण लिख लीजिएगा। नमक हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में लिख सकते हैं कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। अब कुछ ना चीज़ें यहाँ पर ना एक याद रखने योग्य बातें, इसको भी पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में कण नियमित और क्रमबद्ध होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कण अनियमित और क्या होते हैं, अक्रमबद्ध होते हैं। जैसा कि ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये नियमित भी है, क्रमबद्ध भी है, और ये नियमित नहीं है और अक्रमबद्ध में है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके उदाहरण को भी देख लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, ये क्वेश्चंस भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस भी ना बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन दोष एवं फ्रिंकल दोष, आप लोग इसके क्वेश्चंस को पूरा कर लीजिएगा ना। शॉर्टकी दोष एवं फ्रिंकल दोष में क्या अंतर है, आप लोग क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और इसके आंसर में लिखिएगा कि शॉर्टकी दोष और फ्रिंकल दोष में निम्नलिखित अंतर है, और 2 और बना दीजिएगा, एक और शॉर्टकी दोष और एक और क्या कीजिएगा, फ्रिंकल दोष। जैसा कि आप लोग इसको चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाया गया है ये शॉर्टकी दोष का उदाहरण है और ये क्या है, फ्रिंकल दोष का है। इसको हम अच्छे से आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, इसके पहले अंतर को हम लोग समझते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस पॉइंट को हम समझा रहे हैं दूसरे पॉइंट के अनुसार ना। पहले दूसरा पॉइंट देख लीजिए। इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और इस दोष में केवल धनायन अपने स्थान से हटकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है ना। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, इसमें क्या होगा कि इसके जो धनायन होंगे, जैसे मान लीजिए हरा वाला धनायन है और ब्लू वाला क्या है, ऋणायन है, तो ये समान संख्या में क्या होते हैं, गायब होते हैं। तो गायब होते हैं तो इसके द्रव्यमान
द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें से अगर कोई भी गायब होता है तो इसके अंतरकाशीय आसन में चला जाता है, यानी इसी में रह जाता है, इसीलिए इसका घनत्व जो होता है अपरिवर्तित होता है, बदलता नहीं है, जबकि इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो दोनों हम लोग समझ लिए कि इसका इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित। और ये हम लोग समझिए गए कि इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, जबकि इस दोष में केवल धनायन अपना स्थान हटाकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, इसलिए यह अपरिवर्तित रहता है और इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। आज चलिए इसके तीसरे अंतर को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीसरा अंतर, इसके यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, बराबर। तो इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जितना प्लस वाला होगा उतना ही क्या होगा, माइनस वाला होगा। लेकिन इसमें देखिए फ्रेंकल में इसके यौगिक में धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। अगर धनायन इतना है तो ऋणायन क्या होगा, इतना होगा, यानी ऋणायन का आकार हर हल में क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं चौथा अंतर। शॉटकी दोष का मुख्य उदाहरण क्या आएगा, सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, केबीआर हो जाएगा, NaCl होगा। ये मुख्य एग्जाम्पल, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। जबकि फ्रेंकल दोष का मुख्य उदाहरण क्या है, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। एक बात आप लोग नोट किए होंगे कि AgBr क्या आता है, दोनों में आता है ना, ये दोनों दोष का उदाहरण था। आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष कौन सा क्रिस्टल क्या शो करता है, तो AgBr करता है। आप लोग इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं ना। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं। आप लोग बस केवल इतना करिएगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे करके लिखिएगा कि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है, और आप लोग इसके अंतर को काफ़ी अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिएगा लिख करके। अब चलिए तीसरे क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए एफ केंद्र यानी एफ सेंटर या रंगीन केंद्र से आप क्या समझते हैं। देखिए एफ केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग 3 क्वेश्चन में लिख लीजिएगा ना। तो इसको भी चलिए हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए जब किसी क्रिस्टल की ऋणायन ठीक है रिक्त स्थान में कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो उसे एफ केंद्र या रंगीन केंद्र कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टल जो है 2 चीज़ों से बनता है, एक धनायन से और दूसरा क्या होता है, ऋणायन से। तो जो यहाँ पर हम लोग का ऋणायन का स्थान होता है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र या रंगीन केंद्र। जैसे कि आप लोग को चित्र में हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम लोग का फंसा है ये कौन सा है, एनायन वैकेंसी है, ठीक है। एनायन वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन आकर के फंस गया है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं रंगीन केंद्र। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है, NaCl क्रिस्टल का पीला रंग एफ केंद्र के कारण ही होता है। एक और गुण इसका याद रखिएगा कि देखिए एफ केंद्र के कारण ही भी किसी भी क्रिस्टल का रंग क्या होता है, कलर में होता है ना। कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई लाल होता है। तो ये घटना किसके कारण होती है, एफ केंद्र के कारण, इसलिए इसको हम लोग ना रंगीन केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए जब किसी क्रिस्टल की ऋणायन ठीक है रिक्त स्थान में कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, यानी ऋणायन के रिक्त स्थान में कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो उसे एफ केंद्र या रंगीन केंद्र कहते हैं ना। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इसके डायग्राम को बनाना होगा तो आप लोग ऐसे ना बनाकर, ठीक है, आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, बस केवल ऐसे कर लीजिएगा। देखिए प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई माइनस की जगह पर ना यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा। तो ये डायग्राम हम लोग का जो होगा वो किसका हो जाएगा, ये एफ केंद्र का होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 2 डायग्रामों को दिखा करके ऐसे भी इलेक्ट्रॉन आप लोग इसमें दर्शा सकते हैं, जो कि एफ केंद्र को क्या करेगा, निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी समझ लिए। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर को भी नोट करते रहिएगा ना। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है और इसमें कौन से भौतिक गुण प्रभावित होता है और किस प्रकार का। देखिए कह रहे हैं कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाएगा तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा और उसके भौतिक गुण प्रभावित होगा तो किस प्रकार से होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा उत्तर। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें रिक्तिका दोष या
सौटकी दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, सौटकी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, जिसमें से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं और उनके स्थान पर क्या बन जाता है, रिक्त स्थान। देखिए यहाँ पर एक एटम क्या है, गायब है, जिसके वजह से ना यहाँ पर क्या स्थान बन गया, रिक्त स्थान बन गया। तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें रिक्तिका दोष या सौटकी दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई एटम कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो पहला फिर करें कि इसमें कौन से भौतिक गुण होते हैं और किस प्रकार का। तो यहाँ पर ना नीचे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस दोष के कारण ना देखिए, इस दोष के कारण कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, जिससे ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इसका प्रभाव है और भौतिक गुण है ना। यहाँ पर देखिए कम होने के कारण देखिए यहाँ पर कुछ जालक कम रिक्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके घनत्व को प्रभावित करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं कि यहाँ से कोई अगर परमाणु हट जाता है तो यहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है और रिक्त स्थान बनने के कारण ही इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है और इनमें से कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ना और चित्र जरूर बनाइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठोस अवस्था क्या है या पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है। आप लोग इसको दोनों तरह से ना बोल सकते हैं ना, ठोस अवस्था क्या है या फिर पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आंसर को भी हम लोग ना देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले ना इसको हम लोग देख लेते हैं इसके परिभाषा को। किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होती है तथा उनके अणुओं के बीच आकर्षण बहुत ही ज़्यादा तथा अंतराणविक आसन बहुत ही कम होता है और वह त्रिविमीय नियमितता यानी 3D में संरचना में पाई जाती है, तो उसे उस पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए इतना में अगर एक दो पॉइंट अगर नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें सारा का सारा चीज़ लिख दिया गया है। देखिए उसकी आकृति और आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा और अंतराणविक आसन बहुत ही क्या होना चाहिए, कम, और उनकी जो ज्यामिति होनी चाहिए वो नियमित होनी चाहिए। ठीक है, नियमित होनी चाहिए और वो भी 3D में। तो ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हैं अब इसके चित्र को भी आप लोग देख लीजिए, जो कि ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। अब इसके उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए हीरा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, ठोस अवस्था के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकदम सिंपल सा डिफिनीशन इसका है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि ठोस पदार्थ के 3 गुणों को लिखे। ठीक है, ठोस पदार्थ के कितने गुणों को लिखना है, 3 गुणों को लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखिएगा ठोस पदार्थ के 3 गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहले गुण को देख लेते हैं। देखिए ठोस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, इसके ना ही आकार अनिश्चित होता है और ना ही आयतन, दोनों निश्चित होता है। दूसरा है ठोस पदार्थ के द्रव्यंक और क्वथनांक काफ़ी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, और तीसरा ठोस पदार्थ कठोर और असंपीड्य होते हैं। अगर आप लोग को मन करेगा तो एक दो को और अपने से लिख सकते हैं ठोस पदार्थ के गुण। ठीक है, लेकिन हम लोग को ना केवल 3 ही गुण के बारे में पूछा है तो 3 गुण केवल लिखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग ना काफ़ी सारे क्वेश्चनों को कर लिए। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, कांच को अतिशीतिल द्रव क्यों माना जाता है, यानी आभासी ठोस क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इस क्वेश्चन को ना VVI कर लीजिएगा। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कांच को अतिशीतिल द्रव माना जाता है क्योंकि कांच ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है और द्रव के समान इसके कणों में प्रवाहित होने का गुण भी मौजूद होता है ना, इसीलिए कांच को अतिशीतिल द्रव माना जाता है ना। देखिए ये समय के साथ, जैसे ये गिलास देख रहे हैं ना, इस गिलास का जो नीचे का जो भाग होता है वो मोटा होता है और ऊपर का भी भाग मोटा होता है, लेकिन समय के साथ ऊपर का भाग धीरे धीरे क्या होता है, पतला हो जाता है और नीचे का भाग धीरे धीरे और क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इससे ये लगता है कि इसके जो कण है वो नीचे की ओर क्या है, बह रहे हैं। ठीक है, समय के साथ क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, इसीलिए इसको ना अतिशीतिल द्रव माना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, कांच गिलास या खिड़की के तली पर मोटा तथा ऊपर पतला होता है ना। जैसे देखिए ये कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि खिड़की भी क्या होता है, ऊपर का जो ये परत होता है धीरे धीरे जब बारिश आता है ना तो ये पतला हो जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बहने के रूप में होती है। तो कांच के भी कुछ कण क्या होते हैं, नीचे की ओर बहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए तली पर मोटा,
ये तली पर क्या होता है, मोटा होता है और नीचे भी मोटा होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ना इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो कांच होता है इसमें इसको अतिशीशित द्रव माना जाता है, क्योंकि इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। काफ़ी दिन हो जाएगा तब बहाव की प्रवृत्ति पाई जाएगी इसमें, इसलिए इस गुण के कारण इसको हम लोग अतिशीशित द्रव भी कहते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट करके ही लिखिएगा और याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। आयनिक जो ठोस होता है वो गलित या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, लेकिन अगर ठोस रहता है तो वह चालक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए इसकी व्याख्या करना हम लोग को। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि आयनिक ठोस में गलित अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में ही आयन होते हैं, परंतु गलित अवस्था के आयन स्वतंत्र होते हैं जबकि ठोस अवस्था के आयन स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए इस गुण के कारण ही आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं जबकि ठोस अवस्था में चालक नहीं होते। बस केवल इतना ही ध्यान रखिएगा कि देखिए आयन तो दोनों में होते हैं, चाहे वो ठोस के अवस्था में हो चाहे क्या हो गलित अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में जब रहते हैं तो वो आयन स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करते हैं और उनमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, जिससे ना उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए ठोस अवस्था में इसका जो चालकता होता है, विद्युत चालकता होता है, वो नहीं पाया जाता है, जबकि आयनिक में पाया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि अर्थिंग जो होता है केवल नमक डाल देते हैं तो उसका चालन नहीं करता है, लेकिन वहीं अगर पानी में घोल करके नमक को डाल देते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए गलित अवस्था में क्या है, इसके आयन क्या है, सब के सब ये स्वतंत्र है, और इसमें देखिए जहाँ है ये आयन इसके वहीं पर क्या है, सिचुएटेड है, तो ये विद्युत चालक नहीं होगा और ये विद्युत चालकता को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट ही रखे हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते। देखिए संकुलन क्षमता क्या है, या फिर संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कर लीजिएगा। संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, या फिर संकुलन क्षमता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अव्ययी कण आपका हो सकता है परमाणु, आयन या अणु। आप लोग लिख लीजिए कोष्टक में, अणु, परमाणु, आयन। अव्ययी कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अव्ययी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन के जितने भाग को घेरता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा में लड्डू जितना ये स्थान क्या करेगा, घेरेगा, वहीं घेरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता, और जो स्थान बच जाएगा उसे हम लोग कहेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझिए कि घेरे गए स्थान को हम लोग संकुलन क्षमता कहेंगे और बचे हुए स्थान को रिक्त। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि परमाणु के द्वारा ना किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अव्ययी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन के जितने भाग को क्या करता है, घेरता है, उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए संकुलन क्षमता का सूत्र क्या आता है। संकुलन क्षमता बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी परमाणु का आयतन, बटा में होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी इकाई सेल की आयतन, या फिर एकक कोशिका का आयतन। आप जानते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग इसको सूत्र को जानबे करते हैं कि क्या होता है, वॉल्यूम एटम की बात किया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, और अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात किया जाए तो भुजा क्यू यानी ए क्यू होता है। इसको हम नीचे वाले वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे आप लोग संकुलन क्षमता का सूत्र लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू जेड। जेड क्या है, जालक बिंदु है ना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये प्रतिशत में बताने के लिए इंटू 100 किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं जो नीचे लिखा गया है अव्ययी कण। देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम अव्ययी कण या परमाणु या आयन का कुल आयतन है। जेड क्या है, प्रति इकाई कोशिका नहीं कोष्टिका कर दीजिए में अव्ययी कणों की कुल संख्या, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी इकाई कोष्टिका का क्या है, आयतन। आप लोग ये सारे चीज़ नहीं भी लिखिएगा तब वो चल जाएगा, आप लोग बस इसको ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए
उपसहसंयोजक संख्या ना किसे कहते हैं, या फिर उपसहसंयोजक संख्या क्या है, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन संख्या भी कहता है। कोऑर्डिनेशन संख्या भी क्या है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा कि उपसहसंयोजक संख्या क्या है या फिर कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है। अब चलिए इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु के चारों ओर स्थित उन निकटतम परमाणुओं की संख्या जो उससे केंद्रीय परमाणु को घेरे रहते हैं, उस परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है, ये एटम है, इसको हम एक दूसरे कलर में कर देते हैं, ये मान लीजिए ब्लू कलर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कौन कौन घेरा है, ये एक घेरा है और ये एक घेरा है, ठीक है, आप समझिएगा। तो इसको जितना एटम टच करता है या फिर जितना एटम इसको घेरता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये घेरा है और ये घेरा है, ठीक है, तो इसके उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। यानी आप ऐसा समझिए कि एक परमाणु को जितना परमाणु घेरा रहेगा उसकी वही क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाएगी। जैसे आप लोग को ना इसको इस चित्र के दौरान बता रहे हैं, देखिए ये चित्र मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर इस एटम को मान लीजिए ये 6 के 6 क्या करें, टच करें या फिर घेरें, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। बस केवल यही चीज़ें आप लोग को समझना है कि जितना एटम उसको घेरा रहता है उसी का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु के चारों ओर स्थित उस निकटतम परमाणुओं की संख्या, जो ये निकटतम है, ठीक है, इसके एक मिनट, इसके जो निकटतम है आप लोग को समझा देते हैं, एक मिनट। मान लीजिए इस परमाणु के जो ये सब निकटतम है, ठीक है, इनकी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक संख्या, ठीक है। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं ना। क्रिस्टल में उपस्थित किसी परमाणु के चारों ओर स्थित उन निकटतम परमाणुओं की संख्या जो उस केंद्रीय परमाणु को क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं, बीच में एक केंद्रीय परमाणु हो गया, उस परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, देखिए, यह संख्या क्रिस्टल की संरचना और उसके गुणों को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये मत लिखिएगा। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर जो लिखा है देखिए, वो किसी केंद्रीय परमाणु के चारों और निकटतम परमाणु या आयनों की निश्चित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं ना। जो परमाणु द्वारा टच होता है पॉइंट और उसके द्वारा जो व्यवस्था बनती है निश्चित, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या। तो इसको मत लिखिएगा, जो ऊपर वाला डेफिनेशन उसको ही लिखिएगा ना। ये एक दो डेफिनेशन हम जानबूझ कर दे दिए ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन इसके एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि एक को कितने टच करते हैं, 6 करते हैं ना। सीजियम क्लोराइड में कितना होगा, 8। जिंक सल्फाइड का कितना होगा, 4। और CaF2 का कितना होगा, 8 ना। तो आप लोग इस तरह से इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो इस प्रकार से ये उपसहसंयोजक संख्या आप लोग समझिए। अगर नहीं आप लोग को ये एग्जाम्पल देना होगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, चुपचाप क्या, 5 गो, चलिए 5 गो बना लीजिए, चाहे 4 गो, ठीक है। और मान लीजिए किसी एक को ऐसे दर्शा दीजिएगा, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये क्या है, E है। और आप लोग इसको बता दीजिएगा कि जो हम लोग का C है इसको कौन कौन टच कर रहा है, B और D कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। या फिर B की पूछेगा तो कितने कर रहा है, A कर रहा है और C कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो किनारा वाला होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है ना, बीच वाले का ही होता है, क्योंकि बीच वाले को ही क्या करते हैं, कोई ना कोई टच करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ना। चलिए और एक एग्जाम्पल दीजिएगा कि NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, बस कम हो गया। अब चलिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक और है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का जालक बिंदु या लैटिस बिंदु किसे कहते हैं ना। ये भी क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कह रहे कि जालक बिंदु या लैटिस बिंदु किसे कहते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहे कि क्रिस्टल जालक में वह प्रत्येक बिंदु जो किसी परमाणु, आयन या अणु की स्थिति को प्रदर्शित करता है ना, वैसा बिंदु होना चाहिए जो किसको प्रदर्शित करे, परमाणु को, आयन को या फिर अणु को प्रदर्शित करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ना, हरा वाला पूरा का पूरा क्या है, सोडियम आयन है, और ये जो बैगनी वाला है ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये बिंदु ये क्या कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं ना, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। सारे के सारे पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, जालक बिंदु कहते हैं ना। ये क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl के क्रिस्टल में Na+ और Cl- आयनों की स्थितियों को दर्शाने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। जैसे देखिए यहाँ पर जो हरा है ये क्या है? Na+ है, और जहाँ पर ये ब्लू या बैगनी रंग का है ये क्या है? Cl- है। तो जहाँ पर ये चीज़ें दर्शा रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो आप लोग ना इसके चित्र को बना लीजिएगा। जालक बिंदु का डेफिनेशंस लिखने के बाद आप लोग इसके चित्र को क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा, और इस प्रकार से जो उदाहरण लिखा गया है इस उदाहरण को भी आप लोग दे दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ब्रोविस जालक ना, ये साइंटिस्ट थे। देखिए ब्रोविस जालक किसे कहते हैं, या फिर ब्रोविस जालक से आप क्या समझते हैं, या फिर ब्रोविस लैटिस से आप क्या समझते हैं, इसको किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ना अगस्टिन ब्रोविस के अनुसार, ठीक है, अगस्टिन कर लीजिएगा ना, अगस्टिन लिखा गया, अगस्टिन कर दीजिएगा। ब्रोविस के अनुसार त्रिविमीय यानी 3D क्रिस्टलों में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था केवल 14 प्रकार की हो सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इन 14 संभावित त्रिविमीय जालकों को ही क्या कहते हैं? ब्रोविस जालक कहते हैं ना। जैसे देखिए इनका का नाम ये था कि अगर हम लोग 3D के क्रिस्टल की अगर व्यवस्था करें जालक बिंदु से, तो वो कितने प्रकार की हो सकती है? चालक, और 14 प्रकार से हो सकती है। और जो ये 14 प्रकार से जो संभव है, ठीक है, नियमित रूप से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोविस जालक कहेंगे ना। तो ये कौन? अगस्टिन ब्रोविस ये बताए थे, इसलिए इनके हिसाब से इसको हम लोग ब्रोविस क्या कहते हैं? जालक के अनुसार इसको परिभाषित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुल ब्रोविस जालक कितना होता है? 14। और ये कितने को निर्माण करते हैं? ये 7 क्रिस्टल तंत्रों में क्या है? विभाजित हो जाता है, यानी 7 क्रिस्टल तंत्रों को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और क्रिस्टल संरचना का ये क्रिस्टल संरचना का अध्ययन के आधार पर ये बताया गया है ना। आप लोग इन सारे चीज़ों को मत लिखिएगा, ये जो चीज़ें इनको नहीं लिखना है, बस कल ये समझना है कि जो हम लोग अभी अभी ऊपर जो जालक ये बिंदु पढ़े थे, यहाँ पर जो ये जालक बिंदु पढ़े थे, ठीक है, इन जालकों बिंदुओं से लगभग कितने प्रकार के क्रिस्टल संभव है? 14 प्रकार से, ठीक है, और वो भी नियमित रूप से। जो संभव है उसी की बात किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोविस जालक कहते हैं। तो आप लोग इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कर लीजिए के अनुसार 3D क्रिस्टलों में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था केवल 14 प्रकार की हो सकती है, और इन 14 संभावित त्रिविमीय जालक को ही क्या कहते हैं? ब्रोविस जालक या ब्रोविस लैटिस कहते हैं। जैसा कि आप लोग इसको समझ लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इससे 2 नंबर के भी क्वेश्चंस बने हैं और इससे 5 नंबर के भी क्वेश्चन बने हैं। तो पहले हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। देखिए बिंदु दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब किसी क्रिस्टल में किसी एक स्थान पर परमाणु या आयन या अणु कहिएगा अनुपस्थित हो, अतिरिक्त हो, या अपनी सामान्य स्थिति से हट जाए, तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी क्रिस्टल में से कोई भी चीज़ें अगर हो जाए, कोई भी इसमें से गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, या तो मान के चलिए आयन यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए, या फिर मान के चलिए कोई अनुपस्थिति हो जाए, तो कोई भी अगर घटनाएं होती है, अगर अपने स्थान से ये हटता है, अनुपस्थित हो जाता है, या फिर इधर उधर हो जाता है, तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, यानी बिंदु दोष बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक सॉर्टिकी दोष होता है और दूसरा फ्रिंकल। और इन्हीं दोष में क्या होते हैं? एटम जो होते हैं अपने स्थान से क्या होते हैं? हट जाते हैं। इसलिए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं ना। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से इकाई सेल या एकक कोशिका, कोशिका है जगह दीजिएगा ना, कोशिका लिखा गया है, ठीक है। इकाई सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं? इकाई सेल किसे कहते हैं या फिर एकक कोशिका किसे कहते हैं? कोई भी आपसे पूछ सकता है ना। ये बहुत ही आसान है, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ सकते हैं। देखिए इकाई सेल क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग होता है जो पूरे क्रिस्टल की संरचना का एक क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जैसे ये देखिएगा,
अगर इसकी बात कीजिए तो ये सब इसके जैसा है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं ये भी किसके जैसा है, ए के जैसा है। अगर इसको मान लीजिए अगर हम इसको इस तरह से निकालते हैं तो अगर ऐसा बहुत सारा मिला देंगे तो ये बड़ा वाला बन सकता है, ठीक है। तो ये जो छोटा प्रतिबिंब जो दिख रहा है ये पूरे क्रिस्टल को जो निर्माण कर रहा है, तो ये छोटा भाग ही क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। तो आप लोग इसको दम बहुत ही अच्छे से समझिए या फिर ऐसे एग्जाम्पल से समझिए ना। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि देखिए इसी छोटे भाग की बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनता है ना। यानी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकक कोशिका या इकाई सेल, जैसे मान लीजिए ऐसा ये पूरा बन जाए मिलेगा तो ये क्या होगा, ये बड़ा क्रिस्टल ही बन जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना, ये लिखना नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शतरंज के प्रत्येक खाने को यूनिट सेल के रूप में समझा जा सकता है। जैसे देखिए एक मान लीजिए ये जो खाना आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो बड़ा आप देख रहे हैं, ये दोनों में क्या अंतर है, बस अंतर ये है कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। और ये कई सारे छोटे छोटे मिल जाएंगे तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें कह रहा है कि इकाई सेल क्रिस्टल का वह छोटा भाग होता है जो पूरे क्रिस्टल की संरचना के क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है ना। इसी से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल बनता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख करके बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये सारे के सारे ठोस अवस्था चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HCP और FCC से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, HCP और FCC से आप क्या समझते हैं। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, ठीक है। और FCC का होता है, देख लीजिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। लेकिन हम लोगों से दोनों के बारे में पूछा है तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं ना। देखिए HCP एक प्रकार की क्रिस्टल संरचना है जिसमें परमाणुओं की परतें ए बी प्रकार की होती है ना। जैसे देखिए ये पूरा हरा वाला ए हो गया तो ये बी हो गया, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। और ये सब एक ही लेयर पर होते हैं ऊपर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। दो परतों के बीच चक्र करती है ना, ये घूमती रहती है, ठीक है। तो एक लेयर ये हुआ, दूसरा लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ, दूसरा लेयर ये हुआ। तो मान ली अभी ए लेयर है तो फिर बी आएगा, फिर ए आया तो फिर बी आया। तो इसी को ये चक्र करती रहती है, घूमती रहती है, जिसको हम लोग HCP बोलते हैं ना। अब अगर FCC की बात की जाए तो FCC भी देख लीजिए, ये 3 परतों में होती है। FCC एक प्रकार की क्रिस्टल संरचना है जिसमें परमाणुओं की परतें ABC क्रम में व्यवस्थित होती है और इसकी संरचना 3 परतों के बीच चक्र करती है। अब जैसे देखिए A हो गया, B हो गया और C हो गया, फिर आएगा ABC। ये 3 चक्रों के बीच क्या करती है, चक्र करती है। और ये कितने परतों के बीच करती है, 2। आप लोग इसको बढ़िया से समझिए लिए कि HCP और FCC से हम क्या समझ रहे हैं कि HCP जो होगा AB टाइप के क्रम में व्यवस्थित होगा और इसमें 2 परत होगा। और FCC क्या होगा, ABC टाइप में होगा और इसमें कितने परत होगा, 3 परत होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, ये डायग्राम बनाना नहीं, बस केवल समझना है जैसा आप लोग को हम समझा रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दें। यानी जो सीजियम क्लोराइड है इसकी बनावट कैसे हुई है, क्योंकि एक में इसमें धनायन और दूसरा क्या ऋणायन है, तो इसकी बनावट कैसी हुई है इसके बारे में हम लोग को समझना है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए CaCl की संरचना में क्लोरीन आयन घन के कोनों पर स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, सही है। यहाँ पर देखिए ना, CaCl की संरचना में Cl आयन घन के कोनों पर क्या होती है, स्थित होता है और सीजियम आयन घन के बॉडी सेंटर पर भी स्थित होता है। इसमें CS तथा Cl दोनों की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 8:8 होती है। तो यहाँ पर आप लोग ना जो ये तीनों हैं आप लोग इसको एक ही में लिखिएगा ना। CaCl की संरचना में क्लोरीन घनों के कोनों पर स्थित होती है और सीजियम आयन घन के बॉडी सेंटर पर भी स्थित होता है और इसमें CS तथा क्लोरीन दोनों की उप संख्या कितनी होती है, 8:8 होती है। क्योंकि देखिए इसकी बनावट की हम लोग को क्या कर रहा था, इसकी बनावट की संक्षिप्त वर्णन कर रहा था, विवरण कर रहा था। तो इसमें सारे की सारी चीज़ें हम लोग को क्या करना है, लिखना है पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रति इकाई सेल एक CaCl सूत्र क्या होती है, बनाती है। प्रति इकाई सेल कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा बढ़िया से ना। देखिए एक सीजियम आयन है और एक यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें ले लीजिएगा। अब जैसे मान के चले ये हम लोग का क्या है, सीजियम आयन है और ये क्लोरीन है। तो देखिए क्लोरीन आयन क्या करता है, 1 2
3 4 मतलब ये क्या होता है, ये जो हम लोग का सीजियम आयन होता है ये 8 प्रकार के क्लोरीन आयनों से क्या करता है, टच करता है। और 8 आयनों पर क्या करता है, टच करता है, इसलिए इसके हिसाब से जो रेशियो इसका बनता है वो कितना बनता है, 8:8 बनता है। और यहाँ पर इसकी विशेषता में हम देखेंगे कि देखिए उप श्वसनों संख्या 8:8 होती है, दोनों का ज्यामितीय घनाकार होता है। और इकाई सेल में सूत्र इकाई कितनी होती है, 1 होती है ना, क्योंकि 8 जब 8:8 करेंगे तो इसकी सूत्र इकाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ना अगर इस क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे से लिखना है, इसकी बनावट की लिखना है, तो आप लोग इसके डायग्राम को इस प्रकार से मत बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिएगा, एक घन बना लीजिएगा। आप लोग भी जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग ना ऐसे करके आप लोग इसको एकदम बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है बस। और यहाँ पर ना इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पर क्या कीजिएगा, सब लोग समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग ना इसका क्लोरीन आयन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्लोरीन आयन कीजिएगा। और जो इसका सेंटर है ना यहाँ पर CS+ कर दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। ये इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा बनाने के बाद। सेंटर में CS+ कर दीजिएगा और किनारा पर क्या कीजिएगा, क्लोरीन आयन कीजिएगा। और जितना ये विवरण हम लिखे हैं ये सारे विवरण को क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में हम आप लोग को बता दें कि ये किसी भी क्रिस्टल का पूछ सकता है। NaCl का दे दिया मान लीजिए, और सीजियम क्लोराइड का हो गया, जिंक सल्फाइड का हो गया, ठीक है, AgCl का हो गया, किसी भी क्रिस्टल का पूछ सकता है। इसीलिए ना हम आप लोग को एक बता दें कि अगर विवरण कहेगा तो आप लोग इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, और इसमें लिखना क्या है आप लोग को बता देते हैं। जो चित्र बोले थे वही, और आप लोग यहाँ तक केवल लिखिएगा, ठीक है, बाकी ज़्यादा मत लिखिएगा। अब चलिए यहाँ पर ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं ना, जो कि VVI है। देखिए लिथियम यानी लिथियम BCC संरचना बनाता है। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यदि लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है तब उसके त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए ये सिंपल सा है। BCC के लिए ना हम लोग त्रिज्या और रेडियस में संबंध करके इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए आप लोग एक याद रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ना 4r = √3a होता है, या फिर ऐसे कीजिएगा r = √3/4 × a होता है ना, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखिए आप लोग को दिया क्या है, a = 351 पिकोमीटर दिया और r बराबर कुछ नहीं दिया। तो इसको देखिए r बराबर क्या लिखेंगे, वही √3/4 × a। तो आप लिखे √3 और a की जगह पर 351/4 और √3 का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, 1.732 इंटू इतना, अब डिवाइड कीजिएगा इतना, और टोटल का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो आएगा रेडियस कितना, 152.2 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 152.2 पिकोमीटर ना। आप लोग ये जो चीज़ें है सब है, इन सारी चीज़ों को मत लीजिएगा, बस कैलकुलेशंस कर दीजिएगा और यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि लिथियम की त्रिज्या कितनी है, 152.2 पिकोमीटर लगभग में है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी हम लोग कर लेते हैं ना। तो देखिए इस सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब के सब बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर में हम वैसे ही क्वेश्चंस को आप लोग को बताए हैं, जो कि क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो गेस किए जाते हैं हर साल जो कि बोर्ड में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चनों को हम इसमें समझाए हैं, बताए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। अभी हम इस वीडियो के बाद हम आप लोग को 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तब तक लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जब तक से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक ना आ जाए तब तक से इन सारे क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, इनमें से ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर टैली करेंगे, क्योंकि ये मेरा कई सालों का गेस का अनुभव है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।